हाय बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में जिसने भी ये चैप्टर लिखा है ना, उसने एक महंगी सी डिक्शनरी खरीदी है, इंग्लिश की डिक्शनरी। और जितने भी महंगे वर्ड थे सारे इस चैप्टर में ठूस दिए गए हैं, ठीक है ना। और बच्चों को छोड़ दिया है, बोला जाओ पढ़ो, ऐश करो, मजे करो, ठीक है। और बच्चा हो गया है परेशान, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा इजी वे में समझेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि आपका नोट्स बनता चले जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति की भावना, ठीक है, पेट्रियोटिज्म, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में लिखवा दूं अगर आप लोगों, इट इज अ डिवोशन टू वंस नेशन, ठीक है, जिसको हम लोग पेट्रियोटिज्म कहते हैं, पेट्रियोटिज्म। तो आज तक क्या होते आ रहा था ना, राजा का बेटा जो है, राजा का जो बेटा जो होता है वही राजा बनता था। फिर उसका दूसरा बेटा जो आगे जनरेशन आता था वो राजा बनता था, ठीक है। फिर उसका बेटा राजा बनता था। लेकिन ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 2018 19 20 में आ गए, ठीक है। और यहाँ पर ऋतिक रोशन आकर बोलते हैं कि अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अच्छा बन जाता था। तो ऐसा चलते आता था, ठीक है ना। तो ऐसे सदियां बीत गई, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूरोप में हम लोग चैप्टर के पहले पेज से शुरुआत करते हैं। तो पहला पेज जो हमारा है वो है ये। इसमें क्या हो रहा है ना, आप लोग अगर देखोगे इसमें आप लोगों को ऐसा नजर आएगा कि इधर पे बहुत लंबी सी लाइन है ना, जैसे भंडारा लगा हुआ है और लोग खाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां कोई भंडारा नहीं लगा हुआ है, यहां पर पब्लिक अलग अलग एज ग्रुप की पब्लिक यहां पर झंडे लेके चल रही है अपने अपने देश का, ठीक है। ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करता है मैं आपको बताता हूं। पिक्चर में जो है अलग अलग एज ग्रुप की पब्लिक यहां पर चलते आ रही है, चलते आ रही है, चलते आ रही है और आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है। और ये लोग जा रहे हैं एक ज्वाला वाली देवी के पास, ज्वालामुखी वाली देवी के पास, ये रही वो देवी, ठीक है, जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये जा रही है तो लोगों, जब ये पब्लिक जा रही है तो उनके हाथ में अलग अलग झंडे, अलग अलग झंडे हैं, ठीक है। ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ये लोग लिबर्टी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर, अगर आपकी बुक बहुत ही पुरानी हो गई होगी तो दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं लिख देता हूं। ऊपर आपको अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। तो ये जो देवी जी है जो ऊपर दिख रही है आपको, वो फ्रेटर्निटी की देवी है, वो शेर है उनके साथ, ठीक है। और उनके हाथ में कुछ क्रॉस जैसा भी, जिससे भूत प्रेत भगाते हैं, ठीक है। तो ये सारे देवी देवता इनके पास, इनके तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि है ना। और ऊपर से है ना, साथ में यहां पर आपको मुकुट पड़ा हुआ दिखाई देगा, राजा का मुकुट जो होता है ना वो पड़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर थोड़ा आपको इंडिकेट करके देखो या तो आप फुल एचडी में देखो, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मुकुट यहाँ पर गिरा हुआ पड़ा है। तो इस पिक्चर का कहने का मतलब है ना कि आज तक राजा शासन चलता आ रहा था, हम उस राजा शासन को, मोनार्की सिस्टम को हम छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं इस मोनार्की सिस्टम को, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है, ये हमारे, एक सेकेंड, ये जो पेंटिंग है ये हमारे फ्रेडरिक सोर्यू चचा ने बनाई थी, ठीक है ना। ये जो अंकल है इनका नाम आप याद करके रखो, एक मार्क के लिए पूछता भी है कभी कभी एग्जाम में। तो ये पिक्चर थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चचा ने ये पेंटिंग बनाई थी और ये एक इमेजिनेशन पेंटिंग है कि भाई हम ऐसा करेंगे, एक दिन ऐसा राज आएगा, ऐसा राम राज्य आएगा कि सब लोग एकजुट होके आगे बढ़ेंगे, लिबर्टी की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और सब देवी देवता अपना आशीर्वाद
हम पर बरसाएंगे और मोनार्की का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन चच्चा का नाम आप याद करके रखो, आपको काम आएगा, और साथ में 1848 वाला ईयर भी आप लोग याद करके रखो। ठीक है, फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करो, चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब आपको लिखवा दूं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या व्हाट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था वो लिखवा देता हूं मैं आपको, तो आपके पास एक नोट्स बना रहेगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन was a period of far reaching social and political changes in France that looked that lasted from 1789 till 1799. It was the main revolution of 18th century. Revolution of 18th century. बोलने का मतलब पब्लिक बगावत पे उठी थी कि भाई अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, हमको अब ऐसा राज चाहिए जिसमें हम जनता, हम गवर्नमेंट चुनेंगे जो हम पर राज करे, हम चुनेंगे उसको, डेमोक्रेसी रूल चाहिए था उनको। ठीक है, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 9th में लेकर चलता हूं, फिर वापस हम 10th पर आएंगे। 9th का इतना काम का नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लुइस 14 के बारे में, अबाउट लुइस 14। मैं इधर 14 लिख देता हूं तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये बहुत, ही वॉज किंग ऑफ यूरोप, यूरोप का किंग था। इसके बाद ही वॉज वॉइस एंड नोबल, बहुत अच्छा था भाई ये, है ना, दयालु था या, है ना। फ्रांस वॉज एट द हाइट ऑफ ग्लोरी, फ्रांस वॉज एट हाइट ऑफ ग्लोरी। इसका मतलब जब इसका शासन चल रहा था तो फ्रांस अपने मतलब एकदम वट में चल रहा था भाई। ठीक है ना, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। ठीक है, पेरिस बिकम कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप। भाई पेरिस कल्चरल के सेंटर का हब बनता चला गया, वहां पे डिमांड होने लगी, बहुत अच्छा जगह बन गया उधर पे, है ना। ऐसा था उसके बाद, उसके टाइम, लुइस 14 के टाइम। उसके बाद आता है उसका बेटा, जो नेक्स्ट राज किया वो है लुइस 15। अब लुइस 15 और 16 दोनों का इसी में बता देता हूं, लुइस 15 और लुइस 16। तो लुइस 15 ने क्या किया, लुइस 15 थोड़ा क्रूअल था, थोड़ा क्रूएल टाइप का नेचर वाला था। लुइस 15 वाज क्रूएल। इसने क्या किया, ही वेस्टेड ऑल द ट्रेजरी, जितने भी ट्रेजरी थे उसने सब खत्म कर दिया। ही वेस्टेड ऑल द ट्रेजरी इन बिल्डिंग बिग पैलेसेस, उसने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए ये पूरा जो खजाना था, राजकोष था, वो खत्म कर दिया, और वॉर्स में, ठीक है, जंग लड़ने में खत्म कर दिया। इसके बाद जो आया लुइस 16, जब लुइस 16 की बारी आई, तो लुइस 16 जब आया तो उसके पास उसने ये देखा कि पूरा जो राजकोष है, जो खजाना है, जिससे प्रोग्रेस होने वाला था देश का, वो तो भाई वो डब्बा तो खाली पड़ा है, उसमें तो कुछ पैसा ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसको दूसरे देश से लोन लेना पड़ा, कर्जे में चला वो। he also suffered from depth of 2 million। वो कर्जे में चला भाई, दूसरे देश से कर्जा लेकर अपना देश चला रहा था। ठीक है, इस वजह से उसने फ्रांस में डेवलप ज्यादा नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट ही कुडंट डेवलप फ्रांस वेल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है 16 के बाद 17 भी आया।
16 के बाद 17 भी आया, 17 के बाद 18 भी आया, ठीक है। तब तक पब्लिक में ना देशभक्ति की भावना जाग गई, नेशनलिज्म की भावना जाग गई। अब वो लोग चाहते थे कि भाई नहीं, हमको तो अभी राजा शासन नहीं चाहिए, राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा हमको फंडा नहीं चाहिए, हमको तो ऐसा इंसान चाहिए जो हम पर रूल करे हमारी मर्जी से, हम उसको चुने, ठीक है। तो जब वो ऐसा चाहने लगे कि हमको अपना गवर्नमेंट चाहिए, तो रिवॉल्यूशन आया है ना, लोग बगावत पर उठ गए। तो रिवॉल्यूशन कब चला? 18th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। बगावत पे लोग उतर आए 1789 से 1799 पे, ठीक है ना। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब 1700 करके कुछ आएगा ना, 1701 1702 ऐसा, तो 1700 है तो समझ जाना वो 18th सेंचुरी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी हम लोग 2020 में है, तो 2020 आया तो 21st सेंचुरी होगा। तो उसी तरीके से 1700 में 1789 से 1799 तक, ठीक है, लोग बगावत पर उतर आए, ठीक है ना, 18th सेंचुरी में, ठीक है। अच्छा, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों के पास एक नोट हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर बताऊं, तो 1789 से 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी पब्लिक में देशभक्ति की भावना बहुत जोरों शोरों में चल रही थी, ठीक है। तो वो लोग लाए एक इंसान को, ठीक है, जिसका नाम था नेपोलियन चचा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, एकदम मस्त पर्दा वर्दा लगा के पीठ के पीछे, और सुपरमैन टाइप नेपोलियन चचा आ गए। वो लोग चाहे कि हम पे नेपोलियन चचा राज करेंगे, लेकिन नेपोलियन चचा के आने से पहले देश कैसा था, है ना, फ्रांस कैसा चल रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग नेपोलियन को अभी नहीं लाते हैं, थोड़ी देर बाद नेपोलियन की एंट्री करेंगे हीरो की माफिक, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले, नेपोलियन के आने से पहले, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले की अगर बात करूं, ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले ना, बिफोर नेपोलियन, जो सोशल है, जो सोसाइटी है, बिफोर नेपोलियन की अगर बात करूं, यानी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो सोसाइटी था ना, वो अनइक्वल था, सोशल इनइक्वालिटीज थी। अब सोशल इनइक्वालिटी का मतलब मैं आपको बता दूं, जो सोसाइटी था वो 3 स्टेट में डिवाइडेड था, 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में पहला आता था नोबिलिटी, यानी राजा राजा लोग रहते थे, ठीक है। फिर आया, सेकंड आया क्लर्गी, और थर्ड आया थर्ड स्टेट्स, जिसको हम लोग कॉमन पीपल, आम जनता बोलते हैं, ठीक है ना। अब नोबल में कौन कौन होता था, मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं, आप लोग नोट बनाते चलिए ताकि आपके पास एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाए सेशन के एंड पर, ठीक है। इसमें कौन कौन रहता था ना, नोबल पीपल, अमीर जादे, ठीक है, नोबल पीपल, ठीक है, किंग, रिलेटिव्स ऑफ किंग, भाई उसके सब संबंधी लोग, रिलेटिव्स ऑफ किंग, फ्रेंड्स ऑफ किंग, ठीक है, उसके दोस्त लोग रहते थे, ठीक है, सब बाहुबली टाइप, शिवगामिनी टाइप, वो सब लोग रहते थे, भल्लाल देव, सब ये लोग नोबल क्लास में आते थे, ठीक है। इनके पास सारा राइट था, दे वर हैविंग ऑल द राइट, दे वर हैविंग ऑल द राइट्स, ठीक है। फिर इनके पास कोई टैक्स नहीं मांगता था, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स, भाई खुद ही राजा थे, किसको पैसा देंगे, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स, ठीक है। तो ये राजा लोगों की बात हो गई। अब ये ना क्लर्गी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्लर्गी में कौन कौन आते थे, ठीक है, तो क्लर्गी में कौन कौन आते थे वो देख लेते हैं हम। इसमें आते थे हाई बिजनेसमैन, हाई बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यानी पढ़ी लिखी जनता थी भाई इसमें। इनको भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, इवन दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स, इवन दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स,
इनके पास कुछ कुछ राइट्स होते थे, राजा जितना नहीं राइट्स होते थे, लेकिन दे डू हैव सर्टेन राइट्स, दे डू हैव सर्टेन राइट्स। फिर इसके बाद आती है, इसके बाद आता है थर्ड स्टेट, आम जनता, गरीब लोग, कॉमन पीपल, ठीक है, बदनसीब लोग मान लो आप लोग, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन पीपल, इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन पीपल। इनके पास कोई राइट्स नहीं होती थी, दे डू नॉट हैव राइट्स, दे डू नॉट हैव एनी राइट्स एंड वर सपोज टू पे टैक्स। अरे वाह, पैसा भी नहीं है, टैक्स भी भर। दे वर सपोज टू पे टैक्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा नोट्स जैसा बन गया। ये सब बात हमने किया बिफोर नेपोलियन की, ठीक है ना, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले सोसाइटी कुछ ऐसा था, ठीक है। नेपोलियन की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई थी, ठीक है। अब है ना, एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप लोग ये देख लो, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये था कि नोबल और क्लर्गी अगर मिलाएंगे ना हम लोग, नोबल और क्लर्गी लोगों की अगर संख्या अगर काउंट करेंगे तो 10% पॉपुलेशन था यूरोप का, यानी अमीर ज्यादा खाली 10% थे। लेकिन अगर हम लोग कॉमन पीपल की बात करें, थर्ड स्टेट की बात करें, थर्ड स्टेट्स की बात करें, तो इसमें 90% पब्लिक थी, 90% पब्लिक थी यूरोप की, यानी गरीब ज्यादा थी पब्लिक, ठीक है। और टैक्स भरने वाले भी वही गरीब लोग थे, यानी 100% पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से बनता था यूरोप का। अच्छा, तो एक तरीके का ये सोशल इनइक्वालिटी था, एक तरीके का ये सोशल इनइक्वालिटी था, समाज में बराबरी नहीं था, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अगर थोड़ा सा रिपीट करूं तो 1789 से 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला, ठीक है ना। अच्छा, 1799 के बाद 1799 पे नेपोलियन की एंट्री होती है, नेपोलियन बोनापार्टे की, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले अगर 1789 से पहले की बात करूं तो पब्लिक जो सोशल था, जो समाज था, वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट। तीन स्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी सारे चेंजेस किए गए, ठीक है ना, है ना, बहुत सारे कुछ चेंजेस आए सोसाइटी में, बदलाव आया। तो क्या क्या बदलाव आया वो आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या क्या चेंजेस आए भाई, जब रिवॉल्यूशन हुआ तब क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूं ताकि आपको है ना डेट पता चलता रहे, कब कौन से साल में क्या हो रहा था। 1789 से पहले तीन सेक्शन में डिवाइडेड था, और 1799 के बाद नेपोलियन आया, और उसके बाद नेपोलियन के बाद क्या क्या हुआ, आपको ना डेट मैच करते चलना है, ठीक है। आपको थोड़ा लिंक बना रहेगा डेट के साथ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप नोट डाउन करो, मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं। तो समाज में क्या क्या बदलाव आया वो लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पहला, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। राजा से पावर हटकर आम पब्लिक पर आ गया, कॉमन पीपल। दूसरा पॉइंट, ब्रॉट न्यू फ्लैग। भाई नया नया सवेरा आ रहा था तो नया देश का नया फ्लैग बनाने की कोशिश हो रही थी, ब्रॉट न्यू फ्लैग। वो फ्लैग अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता था फ्लैग, वो कुछ ऐसा था, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन कोशिश जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। वो कुछ ऐसा था, अच्छे से बना नहीं लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे ही कुछ था। और उसके ऐसे तीन तीन पार्ट था, एक साइड ब्लू कलर था, इस तरफ ब्लू कलर में था, और एक तरफ
रेड कलर था, ठीक है, और बीच में व्हाइट था, तो फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। ये कलर मैं पूरा नहीं मार पा रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट करो थोड़ा, ये पूरा ऐसा कलर था, ठीक है, ये उनका नया फ्लैग था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये था, फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज। ये कब की बात चल रही है, जब रिवॉल्यूशन आया तो क्या क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में, फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, न्यू नेशनल एंथम, न्यू नेशनल एंथम was composed and oaths were taken। भाई नया नया शपथ लिया, नया उनका राष्ट्रीय का गीत बनाया गया, ठीक है, oaths were taken। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश, जो भी वो लोग टैक्स या ड्यूटीज पे करते थे उसको बंद कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेशनलिज्म आइडिया, ये देशभक्ति का जो आइडिया है, नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड, टेकन वॉज टेकन अब्रॉड, वॉज टेकन अब्रॉड, तो अच्छे से लिख दूं, वॉज टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेशनल देशभक्ति की भावना जो है वो सिर्फ ये ना फ्रेंच आर्मी वाले पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे, पूरे यूरोप में फैलाना चाहते। ये देशभक्ति की भावना है सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रखना चाहते थे, पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे फ्रेंच आर्मीज लोग, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, तो आपके पास एक नोट्स बना रहेगा। चलो फिर इसके बाद एंट्री होती है हमारे नेपोलियन चचा की। तो जब नेपोलियन चचा आते हैं, नेपोलियन चचा जब आते हैं, ठीक है, उनके उस सर पे किंग विंग क्राउन है, ठीक है, और एकदम खुश है भाई बंदा, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं राज करने वाला, एकदम एकदम हीरो माफिक खड़ा है भाई, ठीक है। अच्छा, पीछे पर्दा मस्त सुपरमैन वाला पर्दा भी लगा देता हूँ भाई, ठीक है ना, बंदा खुश है, ठीक है। जूता वूता एकदम हील वाला जूता भी पहन लिया भाई, एकदम बूट वाला, ठीक है। अच्छा, ये अपना नेपोलियन चचा है, नेपोलियन चचा, नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। अब 1799 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड होता है तो नेपोलियन चचा आते हैं और ये शासन करते हैं 1799 से लेके 1815 तक। लेकिन आप अगर आप लोग गिनोगे तो 16 साल होता है, ठीक है। ये नेपोलियन चचा जो है, नेपाली था क्या नहीं पता, नेपोलियन, उसने ना फ्रांस में ना बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन लाया, उसने अपने तरीके से कानून को सेट किया, अपने तरीके से थोड़ा देश को चलाया। उसने ना एक सिविल कोड बनाया, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो रूल्स और रेगुलेशन बनाया, सिविल कोड ऑफ 1804। तो सीधी बात है 1804 में बनाया होगा, इसलिए 1804 नाम है, ठीक, नाम दे दिया गया, या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कानून बनाया इसने अपने नेपोलियन भाई ने, नेपोलियन बोनापार्टे ने, नेपोलियन चचा ने, ठीक है। अब ये सिविल कोड है क्या, उसको हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। पब्लिक तो बोल रही थी भाई सिविल कोड तो बना दिया, हम लोग को तो बता क्या है अंदर सिविल कोड में, हमको भी बताया राज खोल, तो वो राज खोलता है भाई। तो राज में ये है सिविल कोड ऑफ 1804, क्या क्या आता है सिविल कोड ऑफ 1804 में। तो सिविल कोड ऑफ 1804 में आता है पहला पॉइंट, एस्टेब्लिश इक्वालिटी, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई कानून के सामने सब बराबर, ठीक है। पब्लिक खुश, चलो भाई अच्छी बात है। आगे बढ़ता है तो बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी, भाई सबको सब कुछ, सब जमीन वमीन प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीद सकता है, किसी का कोई हक नहीं मारेगा। पब्लिक और खुश, चलो भाई दूसरा पॉइंट भी हमको अच्छा लगा। तीसरा बोलता है रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, भाई जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे, जो भी बंदिशें थे वो हम निकाल दे रहे हैं,
restrictions were removed. फिर चौथा पॉइंट बोलता है, बताता है कि भाई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड. पब्लिक और खुश, भाई ये भी अच्छा लगा हम लोग को. ठीक है, और कुछ नया बात बता. तो पांचवा पॉइंट वो ये भी बता देता, भाई फ्यूडल सिस्टम भी अबॉलिश करता हूँ. फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश. फ्यूडल सिस्टम क्या है, पब्लिक पूछने लगी, भाई बता फ्यूडल सिस्टम क्या है. इंग्लिश में तो तूने बोल दिया, तो फ्यूडल सिस्टम का मतलब मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं. फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम में जो भी फार्मर या पीजेंट्री या गरीब इंसान है, वो राजा को कुछ टैक्स पे करता था. टैक्स पे कर लो या बोल लो गिफ्ट या पेनल्टी या कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, वो राजा को पे करता था, इस किंग को पे करता था, इस किंग को. ठीक है, तो उस फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने बंद करवा दिया. तो जनता तो खुश, भाई अरे वाह वाह, अच्छा है अच्छा है, अच्छी बात है. ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहे थे. पब्लिक को पसंद नहीं आ रहे थे, वो क्या थे देखते हैं. वो क्या था, इधर लिखवा देता हूं आपको. ड्रॉबैक्स इधर ही लिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा ड्रॉबैक्स क्या क्या था. ठीक है, सेंसरशिप वॉज इम्पोज. भाई सेंसरशिप वॉज इम्पोज. सेंसरशिप वॉज इम्पोज यानी न्यूज चैनल पे या कहीं टीवी रेडियो पे हमारे बारे में कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ बेकार हमारे बारे में कुछ बोल नहीं सकते. ठीक है, दूसरी बात क्या थी, पब्लिक को ये पसंद नहीं आया. ठीक है, दूसरी बात क्या थी, फोर्स टू ज्वाइन, वॉज फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी. ठीक है, मान लो कि मैं एकदम मस्त सोया हूं, इधर लेटा हूं, चाय नाश्ता कर रहा हूं, समोसा और चाय पड़ा इधर. ठीक है ना, नेपोलियन चचा आते हैं, बोलते हैं चल बेटा बहुत मजा हो गया. नेपोलियन चचा मस्त एकदम पर्दे वाला कपड़ा पहन के आते हैं और बोलते हैं भाई बहुत मजा आ गया, चल तू उठ यहाँ से और चल फ्रेंच आर्मी में. भाई अपने को तो पसंद ही नहीं आया, मम्मी तो गुस्सा, मम्मी तो यहाँ गुस्सा हो गई, बेलन फेंक के मार रही है इसको. तो बोलने का मतलब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है, इसका ये ड्रॉबैक्स था नेपोलियन के कोड का. तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मैं फिर से जरा सा डेट रिपीट करवा दूं आप लोगों को. 1789 से 1799 तक अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता है. ठीक है, यहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना चलता है. इसके बाद नेपोलियन भाई साहब की एंट्री होती है. नेपोलियन की एंट्री होती है 1799 से. उसका राज शासन चलता है 1815 तक. और इसी बीच में वो लाता है नेपोलियन कोड. नेपोलियन कोड बोल लो या सिविल कोड बोल लो 1804 में. ठीक है, अच्छा यहां आने पर है ना, यहां आने पर अगर आगे की बात करूं मैं, तो पहले जो सोसाइटी है ना, मिड ऑफ 18 सेंचुरी में, इन मिड ऑफ 18 सेंचुरी, मैं आपको बता दूं मिड ऑफ 18 सेंचुरी क्या. पहले तो बात बता दूं 18 सेंचुरी मतलब 1700 का 17 का दशक, 1701 से लेके 1799 तक. ठीक है, और जैसे 1800 होगा वो क्या रे 19 सेंचुरी हो जाएगा. ठीक है ना, तो मिड ऑफ 18 सेंचुरी यानी 1750 के करीब है ना. अभी हम लोग मिड ऑफ 18 सेंचुरी में चलेंगे, 1750 के करीब यानी इससे भी पहले की बात करेंगे हम. तो इससे पहले की बात अगर हम करें तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके लेकर चलता हूं. तो आप लोग देख रहे हो यहां 3 पार्ट में सोसाइटी डिवाइडेड है. लेकिन शुरू में 3 पार्ट नहीं था, ये एक पार्ट था और एक दूसरा पार्ट था. ये तीसरा पार्ट तो बाद में पैदा हुआ. अब देखते हैं कैसे हुआ ये. ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं कैसे हुआ. अच्छा, तो हम लोग मिड ऑफ 18 सेंचुरी में चलते हैं. तो मिड ऑफ 18 सेंचुरी में डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसा था. डिवीजन ऑफ सोसाइटी यूरोप इन मिड ऑफ 18 सेंचुरी. आप लोग पेन पेपर लेके ना नोट डाउन करते रहो.
ठीक है ना। और बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ डेट्स को, ताकि आपको डेट का लिंक पता रहे कि कब कौन से साल में कौन से ईयर में क्या क्या हो रहा है। भाई ये लोग तो लिख देते हैं 18th सेंचुरी, बच्चा बोलता है हाँ होगा कुछ भाई 18th सेंचुरी। तो अपने को ऐसा नहीं करना है ना, अपने को चीजों को समझ कर चलना है, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे अरे ये साल में ये हुआ था और वो साल में ये हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो यूरोपियन 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी जिसको हम लोग नोबल पीपल बोल रहे थे अभी तक, और दूसरा जो है वो था पीजेंट्री, जिसको हम लोग गरीब आम जनता, थर्ड स्टेट्स बोलते थे, पीजेंट्री गरीब लोग, ठीक है। पहले यही दो लोगों के बीच में डिवाइडेड था सोसाइटी, ठीक है ना। तो एरिस्टोक्रेसी में आपको पहले ही बताया, इसको ये थोड़े अमीर लोग थे, तो इनका अगर थोड़ा डिफरेंस अगर मैं लिखवा दूं तो ये लैंड ओनिंग क्लास थे, इनके पास जमीन थी, लैंड ओनिंग क्लास। इन और पीजेंट्री की अगर बात करूं तो भाई इनके पास कम जमीन थी, स्मॉल लैंड ओनिंग क्लास, ठीक है। डिफरेंस कोई भारी नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। न्यूमेरिकली स्मॉल, नंबर में, न्यूमेरिकली नंबर में, पॉपुलेशन में कम थे, बट पावरफुल, लेकिन ताकतवर थे। अगर पीजेंट्री की बात करूं भाई, न्यूमेरिकल में, नंबर में, गिनती में, पॉपुलेशन में लार्ज थे, लेकिन ताकत नहीं था, पावरलेस थे। अच्छा, इसके बाद इनको इनको कहा जाता था पीपल ऑफ हाई सोसाइटी, पीपल ऑफ हाई सोसाइटी, ठीक है। इनको बोला जाता था पीपल ऑफ लो सोसाइटी, गरीब लोग, आम जनता। और यहां पर एरिस्टोक्रेसी में महंगे महंगे लोग आते थे, अमीर लोग आते थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ ना, अब ये तो दो सेक्शन में डिवाइडेड था, ठीक है, पहले। लेकिन सर आपने तो शुरू शुरू में आपने बताया था क्लर्गी था, वो कहाँ गया? तो ये पहले नहीं था, पहले दो ही था। उसके बाद है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हुई, ठीक है ना, सब पढ़े लिखे लोग निकले, है ना, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हुई, धुआं छोड़ रही है इंडस्ट्री अपनी, है ना, अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है ना। तो समाज में एक और तबके के लोग पैदा हुए, है ना, पढ़े लिखे लोग। कौन आया? पढ़े लिखे लोग। ये पढ़े लिखों की गिनती, ये पढ़े लिखों की गिनती क्लर्गी में करने लगे, ठीक है ना, मिडिल क्लास, ठीक है ना, जो राजा भी नहीं थे और प्रजा आम जनता भी नहीं थे, ठीक है ना, ये पढ़े लिखे लोग थे, दोनों का मिक्सचर, दोनों के मिक्स बीच वाले क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास पब्लिक थी। ये लोग वो इंसान थे, ये लोग वो इंसान थे। ये मिडिल क्लास में कौन कौन आता है मैं आपको बता दूं पहले, मिडिल क्लास में कौन कौन आता है। तो मिडिल क्लास में आते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, है ना, सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है। तो ये लोग ने ना नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया कि भाई ऐसा कैसा समाज चल रहा है, एक राजा है अमीर और एक प्रजा जो एकदम गरीब, ठीक है ना। तो ये लोग सोचे कि भाई, ये अभी भी बता रहा हूं मैं, ये मिड 18th सेंचुरी की बात चल रही है, ठीक है ना, 1750 का कुछ दशक चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट करूं, अगर मैं आपको रिपीट करूं तो 789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हुआ, 1789 से 1799 तक। तो ये सोचने वाला, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोचने वाला था ना, ये वही डॉक्टर्स, वही इंजीनियर्स, ये लोग सोच रहे थे भाई, यानी पढ़े लिखे लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, ठीक है। तो वापस इस पे आते हैं, तो ये लोग ने ना सोचा भाई रिवॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन करने के लिए ये लोग ऐसा चाहते थे कि हमको ऐसा देश चाहिए जो यूनिटी रहे, नेशन में यूनिटी रहे, नेशन में यूनिटी रहे, और आजाद रहे, लिबरल रहे, ठीक है, मुक्त रहे। अच्छा, और हमारे पास नेशन यूनिटी में कल्चर, कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सबको हम फॉलो करें, ठीक है, ऐसा इनका सोच था,
ठीक है ना। तो ये लोग ने ही फ्रेंच में रिवॉल्यूशन, फ्रांस में रिवॉल्यूशन लाया 1789 से 1799 के बीच में। फिर अपना नेपोलियन चचा आए थे, बराबर। तो आपको डेट क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, कैसा स्टोरी चल रहा है, ठीक है, आगे पीछे फिर आगे फिर पीछे ऐसा हो गया, ठीक है। तो नेपोलियन चचा की एंट्री 1799 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, जब लिबरल नेशन चाहते थे तो लिबरल नेशन में मतलब क्या क्या आता था आप लिख लो। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, हम लोग हिस्ट्री में सेकंड पार्ट पे आ गए। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे ना, टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो आप लोग सेकंड यूनिट पर आ गए हो फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, प्रेजेंट्री, उसके बाद लिबरल नेशनलिज्म, फिर कंजर्वेटिज्म भी आएगा, ठीक है। अच्छा, लिबरल नेशनलिज्म क्या है ना, पहला लिबरल नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा पेन ले लेता हूं ना तो थोड़ा क्लियर रहेगा। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई हमको समाज में बराबर हक चाहिए, ठीक है। ऐसा वो लोग चाह रहे थे, ठीक है। फिर नेपोलियन चाहते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं। तो चैप्टर थोड़ा आगे चल के पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, ऐसा हुआ, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, यानी विद पीपल कंसेंट, गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट। इसका मतलब जो हम सरकार चुने, जो हम चाहते वो सरकार बने, ठीक है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, भाई राजा शासन का एंड हो, ठीक है। फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी हम ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें जो सरकार बने वो हमारे तरीके से काम करे, पब्लिक की सुने और उसके मुताबिक काम करे, यानी जनता के लिए काम करे, ठीक है। तो लिबरल नेशनलिज्म में ये आता है, ठीक है। अब हुआ क्या ना, फिर नेपोलियन चचा तो आ गए भाई, नेपोलियन इसके बाद ही तो लिबरल नेशनलिज्म हुआ। डॉक्टर, इंजीनियर्स ये सब सोचे तो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और आ गए हमारे नेपोलियन चचा। नेपोलियन चचा तो खुश थे, उन्होंने तो भाई कोड ऑफ 1804 भी ला दिया, ठीक है ना। पब्लिक इसमें हैरान भी हुई, परेशान भी हुई, मजा भी आया इनको। अभी हमने देखा यहां पर, अगर आपको ले चलूं पीछे तो आपको ले चलूं तो यहां पर हमने देखा सिविल कोड में अच्छाई भी थी, ठीक है, और थोड़े ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स तो मेन ये था कि भाई मुझे उठाकर वो लोग बोल रहे भाई जा फ्रेंच आर्मी में जा, मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा था, मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, घर वाले नाराज थे उससे, नेपोलियन चचा से, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर 1804 में नेपोलियन ने भाई कोड ऑफ सिविल कोड ला दिया था। अब क्या हुआ ना, एक दिन नेपोलियन चचा आराम कर रहे थे, फरमा रहे थे भाई आराम, अपने नेपोलियन चचा मस्त गाना वाना सुन रहे हैं, ठीक है, मस्त मुकुट पे चांद सितारे लगे हुए, पर्दा उड़ रहा है भाई साहब का, ठीक है, एकदम मस्त आराम से मजे ले रहे हैं भाई साहब, ठीक है। एक दिन आए चार लोग, चार लोग आ गए, चार लोगों की एंट्री हुई। चारों के हाथ में था बंदूक, गचाऊं खचाऊं ढिचकाऊं ढिचकाऊं, ऐसे चार लोग के हाथ में था बंदूक, ठीक है। गोली तो नहीं मारे अभी, तो चार लोग के हाथ में बंदूक देके नेपोलियन चचा बोलते हैं, नेपोलियन चचा बोलते हैं बाप रे, बाप रे। अब ये चार लोग कौन है ना, मैं बता देता हूं आपको। बी यानी ब्रिटेन, पी यानी प्रशिया, आर यानी रशिया और ए यानी ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये चार लोग का नाम आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाप रे करके, ठीक है। ये खाली याद करने का तरीका बताया मैंने और कुछ ज्यादा बताया नहीं, ठीक है। तो नेपोलियन चचा देख के डर गए, इनके हाथ में बंदूक देखे, तो इन्होंने मारी गोली, गोली हो गया मिस, ऊपर से चला गया भाई गोली। ये चारों ने एक साथ गोली इनके भेजे में उतार दी, खजाओ ढचाओ ढचाओ करके, ठीक है, ठीक है।
तो ये कहानी कुछ अगर थोड़ा सिंपल वे में अगर बोलूं आप लोगों को, तो ये कहानी कुछ ऐसी चली कि भाई एक बार क्या हुआ ना, झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ नेपोलियन चचा के साथ इन चारों देशों का, ठीक है। तो इस बैटल, ये जो बैटल फॉट हुआ ना, ये लड़ाई हुआ ना, ये जो लड़ाई हुआ ना, ये लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ वाटर लू, ठीक है ना। चच्चा पानी मांगते रह गए, वाटर मांगते रह गए, ऐसा याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है ना, पहले आप लिख लो, फिर उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं ना। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लिख लो, इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च में सब पोप लोग रहते थे ना, सब अमीर लोग ही रहते थे, ऐसा समझो आप। प्रॉपर्टी एंड फैमिली was done, which Napoleon has abolished। ये सब नेपोलियन ने खराब कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, इसको पसंद नहीं था तो इसने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। एक सेकंड, ये मत लिखो आप ना, ये लिख लो आप, इससे अच्छा ये लिख लो, ये ना लिखने से अच्छा ना आप ये लिख लो, ये थोड़ा अच्छा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऐसा लिख लो, थोड़ा टेक्निकल वे में चलते हैं ना। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक चर्च, प्रॉपर्टी एंड फैमिली after the defeat of Napoleon was called conservatism, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, तो कंजर्वेटिज्म का मतलब कि जितना भी नेपोलियन ने बनाया था ना सिविल कोड में, वो सब रिस्टोर कर लिया गया भाई। जो उसने किया लिखा था सब खारिज कर दिया गया। आगे लिखवाता हूं, आपको समझ में आएगा। इन दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय नेपोलियन was अंडू मतलब जो नेपोलियन बना कर गया था सिविल कोड में, उसको बोला भाई नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन है ना, सिविल कोड के कुछ बातें है ना अच्छी भी थी, जो इनको पसंद आई थी। नेपोलियन ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे ना, तो कुछ इनको पसंद भी आए थे, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर उसका जो नेपोलियन ने कोड बनाया था सबको क्या कर दिया गया, अंडू, ठीक है, सब कुछ खत्म कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो मैं फिर से थोड़ा प्रीवियस लेके चलता हूं। तो अब जब इसके बाद क्या हुआ ना, अब 1800, अगर मैं 1799 से अगर 1815 की बात करूं, तब तक नेपोलियन का शासन चला। नेपोलियन तो भाई चच्चा यहां हो गए धड़ाम, ठीक है। अच्छा, 1815 में नेपोलियन डिफीट हो गया बैटल ऑफ वाटरलू में। तो 1815 में ट्रीटी साइन हुआ, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है, वियना में साइन हुआ होगा इसलिए वियना कहा जाता है भाई, है ना। ये लोग भी अजीब है, लड़ते हैं फिर बाद में ट्रीटी साइन कर लेते हैं। मुझे पसंद ही नहीं आता, लड़ो मारो खत्म करो यार, ठीक है। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ ना, ये आप नोट डाउन कर लो। 4 लोग थे, मैं अभी बता रहा हूं, बाप रे, थोड़ा पॉइंट याद रखने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, बाप रे, ठीक है ना। जिसमें हम लोग बी यानी ब्रिटेन समझे थे, पी का मतलब प्रुशिया, आर मतलब रशिया,
और ये मतलब ऑस्ट्रिया समझे थे, ठीक है ना। ये चारों पे ये सारे पॉइंट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रिटेन को इस केस में नहीं लेंगे, थोड़ा भूल जाएंगे इसको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या हुआ था वो लिख लो। बॉर्बन, बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन बिस्किट खाते हैं ना अपन, और शक्कर वाला, ऊपर शक्कर चिपका होता है, वही वाला, ठीक है। बॉर्बन डायनेस्टी was restored इन फ्रांस, यानी वापस से ये डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया गया, बर्बन डायनेस्टी को, बिस्किट खाने वाली डायनेस्टी, ऐसा बोल लो आप लोग। स्टेट्स वर सेटअप, दूसरा क्या, स्टेट्स बनाए गए, स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर, ठीक है। तो पहला जो 2 पॉइंट था ना, पहला जो 2 पॉइंट था वो फ्रांस के ऊपर था, यानी ब्रिटेन नहीं लेना, हमको फ्रांस लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है, वो हम लोग प्रशिया पे लेंगे। प्रशिया को क्या मिला, प्रशिया गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज on its western ठीक है। अच्छा, फिर आता है चौथा बात, आता है रशिया का। रशिया को क्या मिला, तो रशिया गॉट पोलैंड, रशिया गॉट पोलैंड। देखो ये सारा पॉइंट आपको जब समझ आएगा ना, आप ये सेशन के बाद है ना, वीडियो को पॉज करके आप है ना गूगल मैप खोलना, गूगल मैप में थोड़ा यूरोप देखना, और ये सारे नाम जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, पोलैंड, रशिया, प्रुशिया, ठीक है, फ्रांस, ये सब लिखा रहा ना, आप लोग मैच करना, देखना गूगल मैप को, आपको समझ में आएगा कौन सा चीज कहां पर है, तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, अरे ऐसा हुआ था क्या, क्योंकि इनका मैप हमको याद नहीं, हमको भारत का नक्शा तो बहुत याद भी है, लेकिन इनका मैप हमको कहाँ याद है, ठीक है। इसलिए आप गूगल मैप को अगर देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फिफ्थ आता है, फिफ्थ आया अपना ऑस्ट्रिया, बचा रह गया, तो ऑस्ट्रिया को क्या मिला भाई, तो ऑस्ट्रिया को क्या मिलता है देखते हैं। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। तो आप लोग ये सारा गूगल मैप में सर्च करना किधर है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा ऑस्ट्रिया से कितना नजदीक है, इटली, रशिया से पोलैंड, ठीक है, प्रशिया को वेस्टर्न कौन सा साइड मिला, तो आपको है ना चीजें कहीं पिक्चर एक दिमाग में बैठ जाएगा। लोग अब चैप्टर को थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं, तो क्या चीजें रिवाइंड हो जाए वापस दिमाग में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1789 से लेके 1799 तक हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हुआ, ठीक है ना। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू होने से पहले क्लास 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक ए क्लास और एक बी क्लास, बोले तो राजा और वो गरीब प्रजा, ठीक है ना, ये 2 क्लास में डिवाइडेड था, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके बाद इसमें से सब पढ़े लिखे लोग निकले, पढ़े लिखे लोग निकले, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया रिवॉल्यूशन। भाई हमको राजा का बेटा राजा नहीं चाहिए, हमको तो रिवॉल्यूशन चाहिए, कोई हमारे हिसाब से सरकार बननी चाहिए। तो आया अपने नेपोलियन चच्चा आए, नेपोलियन बोनापार्टे आए, ठीक है, एकदम मस्त पर्दा वर्दा पहन के, ठीक है। ये आए 1799 में, है ना, और इनका राज चला कब तक, 1815 तक। और 1815 से लेके 1799 से 1815 तक लेकर उन्होंने बीच में बहुत कुछ नाटक किया। तो पहला नाटक था सिविल कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है, ये अपने नेपोलियन चच्चा है, ठीक है। अच्छा, अब सिविल कोड के बाद पब्लिक को इसमें बहुत कुछ अच्छा भी लगा और कुछ बुरा भी लगा। तो बुरा बात तो ये लगा भाई उनको तो कि मैं मस्त सो रहा था, खाते पीते समोसा और चाय पी रहा था, ठीक है। वो बोलते थे नहीं बेटा समोसा चाय नहीं पीने का,
चलो आप चलो फ्रेंच आर्मी में, ठीक है ना, तो हमको धकेल देते थे फ्रेंच आर्मी में, तो ये पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। और भी सेंसरशिप लाया था, तो ये सब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद नेपोलियन चचा एक दिन आराम से बैठे हुए थे, ठीक है, 4 लोग आए, मैं आपको पहले भी बताया, 4 लोग को देख के नेपोलियन चचा बोलते हैं बाप रे, BPRA, है ना। आए ब्रिटेन, फिर आया प्रशिया, फिर आया रशिया, और आया ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ये लोगों ने इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा करके मारा, नेपोलियन चचा को मार के पर्दा वर्दा उनका फाड़ वाड़ दिया, ठीक है। नेपोलियन चचा का क्राउन भी तोड़ दिया, ठीक है। और इस झगड़े का नाम लिखा गया बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हो गया। अब डिफीट हुआ तो भाई चालू हुआ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में इनको पीस ट्रीटी साइन करवाया गया 1815 में। और सारे जो इसके राइट्स थे, नेपोलियन ने जो भी चीज किया था, नेपोलियन का जो उसने कोड लिया था, उसको लगभग सारे को अंडू करा दिया गया था। अंडू कराने के बाद लोगों में 1830 में, यहां तक हमने चैप्टर में खत्म कर लिया, ठीक है, अंडू करा दिया था, ठीक है। इसके बाद है ना, लोग बगावत पर उतर आए, है ना। 1830 से लेके 1848 जो आगे का क्लास है वो हम बाद में करने वाले, थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। 1830 से 1848 तक है ना, एज ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ, यानी यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी जन्म लिए और बहुत क्रांति मचाई पूरे देश में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद 2 रिवॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, एक जुलाई रिवॉल्यूशन और एक ग्रीक रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको फिर से बता दूं, जब ये पढ़े लिखे वाले लोग जन्म हुए ना, उस वक्त सोसाइटी 3 क्लास में डिवाइड हो गया था, A, B और C। ए में राजा था, सी में प्रजा था और गरीब प्रजा थी, और इसमें पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो क्लास का रिवीजन कुछ ऐसा था, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम।